हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल या बिल जो है 2025 विधेयक जो है इसको कर्नाटक में पेश किया गया है। और हम इस न्यूज़ में चर्चा करेंगे कि हालिया समाचार इससे रिलेटेड क्यों है और इस बिल को क्यों पारित किया गया, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि बिल को पेश किया गया। तो इसमें इसके अलावा हम देखेंगे कि कानून में, भारतीय कानून में क्या ऐसा प्रावधान है जो हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए उसको लागू किया जाता है और क्यों जो है राज्य सरकार जो है इस बिल को लाने के लिए विचार की। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इस बिल के प्रावधान क्या क्या हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे और जो हमारे प्रीवियस जो प्रावधान है वो क्यों हटाया गया। और साथ ही अंतिम में हम इसमें चर्चा करेंगे कि इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या विचार है, हेट क्राइम को लेके या हेट स्पीच को लेके समय समय पर किस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। और जैसा कि जानते हैं कि आईटी एक्ट में जो इसके लिए प्रावधान था उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त भी कर दिया गया था। इन सारे बिंदुओं पे हम इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा कृपया पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हालिया समाचार। जैसा कि मैंने बताया कि कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम बिल 2025 में अपराधियों के लिए 2 से 10 साल की जेल का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव है, ठीक है। और इस प्रस्ताव और नफरत से जुड़े अपराधों में शामिल संगठनों के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की बात कही गई है। अब ये जो कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम बिल या विधेयक जो 2025 आया है, इसमें जो अपराध करेंगे उसमें जो है 2 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही जो नफरत से जुड़े इस प्रकार का कोई एक्टिविटीज करता है उन अपराधों के लिए भी, जो कोई अगर संगठन इसमें कोई शामिल होता है या फिर मान लीजिए कि कैसे होता है, कोई मान लीजिए कि कोई संगठन इस तरीके की वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि समाज में वैमनस्यता उत्पन्न हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं, पूरे संगठन को जिम्मेदार माना जाएगा। इसमें यह बात कही जा रही है। कर्नाटक सरकार ने तर्क दिया है कि बिल की जरूरत है क्योंकि कोई भी मौजूदा भारतीय कानून साफ तौर पर हेट स्पीच को परिभाषित या संबोधित नहीं करता है। अब यही बात आता है कि कर्नाटक ने, जैसा कि मैं शुरू में चर्चा किया कि कर्नाटक सरकार की क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि जो है यह विधेयक लाने के लिए वो प्रेरित हुआ। कर्नाटक सरकार का यह मानना है कि कोई भी ऐसा कानून, भारतीय कानून में कोई भी ऐसा जो साफ तौर पे जो है हेट स्पीच को परिभाषित करे और उसको संबोधित करे, और इसमें हम इसलिए हम जो है कानून लाने के लिए कर्नाटक जो है प्रेरित हुआ। अब देखिए, जिससे इस मुद्दे पर अक्सर सार्वजनिक बहस के बावजूद देश के क्रिमिनल फ्रेमवर्क में एक लंबे समय से चली आ रही कमी सामने आती है। इसमें 2 चीजें बताया कर्नाटक सरकार, देख लीजिए, इस पर समझ लीजिए कि कोई भी कानून भारतीय कानून स्पष्ट रूप से हेट क्राइम को संबोधित नहीं करता। इस कारण के कारण ही यह प्रत्यक्ष रूप से कारण ऐसा आया जिस कारण से जो है कर्नाटक सरकार ने यह बिल विधेयक लाने के लिए प्रेरित हुआ, यह विधेयक लाने के लिए यह कारण स्पष्ट रूप से बना। और इसके अलावा जो है ये जो भारतीय कानून के फ्रेमवर्क में स्पष्ट रूप से एक कमी हो रही है, जिस वजह से जो है इस पे सार्वजनिक बहस भी होती रही है और इस पे कानून लाने की बात चलती रही है। तो हम आगे देखते हैं कि जो भारतीय कानून अभी जो हमारे पास हैं, जैसे बीएनएस जो है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, बीएनएस के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे तौर पे नहीं लेकिन हेट स्पीच या हेट क्राइम को संबोधित जरूर करते हैं। तो पहले हम उसको समझ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि अलग से प्रावधान लाने की जरूरत पड़ी। तो हम अभी देखते हैं कि बीएनएस में, यानी भारतीय न्याय संहिता के अलग अलग प्रावधानों में क्या क्या जो है अभी प्रावधान है। देखिए, भारत में अभी हेट स्पीच को कैसे रेगुलेट किया जाता है, वही बीएनएस जो मैं बताऊंगा। भारत में हेट स्पीच को डिफाइन करने या सजा देने के लिए कोई भी अलग कानून नहीं है, ठीक है। इसके बजाय भारतीय पुलिस भारतीय न्याय संहिता के अलग अलग प्रोविजन पर भरोसा करती है, जो मुख्य रूप से पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए बनाया गया है, न कि हेट स्पीच को एक अलग अपराध के तौर पर देखने के लिए। जो बीएनएस अधिनियम में जो भी आगे हम प्रावधान बताएंगे वो पब्लिक ऑर्डर
को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, मतलब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसमें प्रावधान किए गए हैं, न कि डायरेक्ट रूप से हेट स्पीच को वो कंट्रोल करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब देखते हैं कि कौन कौन से वो प्रावधान है। देखिए सेक्शन 196 भारतीय न्याय संहिता सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोविजन है। अभी हम समझते हैं कि प्रोविजन क्या है, और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सेक्शन 196 बीएनएस क्या है। देखिए आईपीसी सेक्शन 153 का अगला, जैसे आप जानते हैं कि पहले हमारा आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड के को स्थान पे बीएनएस लाया गया। ये सभी आप जानते भी होंगे, जो क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं उनसे भी, जो ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए भी बता रहा हूं कि पहले जो कानून था इंडियन पिनल कोड था, भारत सरकार ने उसको बदल के बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता से उसको परिवर्तित कर दिया गया। यानी इसके बाद से ये जब से कानून लागू हुआ है और इसके बाद से अगर कोई क्राइम होगा तो बीएनएस के तहत जो भी प्रावधान होंगे उस तहत कार्रवाई करेगी पुलिस। अगर जो पुराने मामले हैं, और मतलब मान लीजिए कि जब हमारे देश में आईपीसी का कानून लागू था उस समय अगर कोई क्राइम किया है तो वो मामले आईपीसी के तहत ही चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो डेट होगा उसके तहत ये समझ लीजिए। तो अभी जो है भारत में बीएनएस कानून जो है लागू है, तो ये सेक्शन आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 153 का अगला सेक्शन 196 इन चीजों के लिए सजा देता है। ठीक है, ग्रुप मतलब यही इसी का रूप है। आईपीसी 153A में जो था वही हमारे बीएनएस 196 में है। ठीक है, ग्रुप के बीच दुश्मनी को बढ़ाना। ठीक है, मान लीजिए कि भारत जो है जानते हैं कि अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो उन क्षेत्र और भाषा में जो है अच्छी सौहार्द रहेगी तभी तो देश की लोकतंत्र जो है कायम रहेगा, या लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहेगी, या शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अगर जो है ग्रुपों के बीच मान लीजिए कि अलग अलग ग्रुप्स हैं किसी भी आधार पे, जैसे मान लीजिए कि भाषा के स्तर पे भी ग्रुप बन जाता है, कभी कभी धर्म के स्तर पे भी बन जाता है, क्षेत्र के स्तर पे भी बन जाता है। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई चर्च है, कोई मंदिर है, उनका भी अलग तरीके से हो जाता है। तो उन ग्रुप के बीच जो है दुश्मनी को अगर बढ़ाते हैं आप, कोई ऐसा जो काम करते हैं, तो इसके तहत जो है अपराध माना जाता है। सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला काम, कोई ऐसा काम बंद करते हैं आप जिससे कि ग्रुप्स या किसी के बीच जो है आपसी सौहार्द जो है कायम न रहे, खराब हो, उसको नुकसान पहुंचे, तो इसी के तहत जो है पुलिस कार्रवाई करती है। हालांकि इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारियां अक्सर होती है। देखते हैं कि सौहार्द जो है बिगाड़ने के लिए बहुत सारे जो है नकारात्मक जो तत्व होते हैं समाज में, असामाजिक तत्व जो होते हैं, वो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं कि किस तरह से सामाजिक वैमनस्य को बढ़ाया जाए। अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षा होती है, अपनी जो उनका जो उद्देश्य होता है, अपना जो उनका एम होता है, उसमें वो लगे रहते हैं। लेकिन इसमें यह कह रहा है कि हालांकि इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारियां अक्सर होती है लेकिन सजा मिलना बहुत कम होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2020 में मुश्किल से 20.2, मतलब जो इस कानून के तहत जो गिरफ्तारियां होती है उसमें बहुत ही कम सजा होती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का जो ऑफिशियल डाटा उसके हिसाब से केवल 20.2% लोगों को ही जितनी गिरफ्तारियां होती है उनको सजा मिल पाती है, जो ये कानून है। ठीक है, तो ये कहना ये चाह रहा है कि जो ये कानून है इसके अंतर्गत कुछ इस तरह का हेट क्राइम या हेट स्पीच होता है या सौहार्द बिगाड़ने का जो काम होता है, तो इस कानून में इस तरह की खामियां हैं कि जिस वजह से जो है लोगों को सजा सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो यही कारण रही होगी, यही कारण रहा होगा जिस कारण से जो है कर्नाटक सरकार अलग से कानून बनाने के लिए प्रेरित हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए अगले में हम आते हैं, सेक्शन 299 का बीएनएस, धार्मिक भावनाओं की रक्षा। ठीक है, बीएनएस मतलब न्याय संहिता। यह प्रोविजन आईपीसी सेक्शन 295A के बराबर है। यानी ये जो प्रोविजन है पहले आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के 295A में था, अब इसको जो है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के 299 में इसको शामिल कर दिया गया। अब इसको समझिए कि यह प्रावधान क्या है। देखिए, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और गलत इरादे से किए गए कामों को सजा देना। ठीक है, इसे अक्सर धार्मिक अपमान या उकसावे से जुड़े मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर धार्मिक रूप से अगर किसी प्रकार को आप नुकसान किसी को पहुंचाते हैं तो इसके तहत कार्रवाई होती है। ठीक है, अब हम लोग अगला आते हैं, सेक्शन 353 बीएनएस, पब्लिक में अशांति फैलाने के लिए उकसाना। सेक्शन 353 के तहत यह अपराध है, यानी बीएनएस के तहत
भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसे बयान या गलत जानकारी जो अपराध को बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदार है, ऐसा नहीं कि कोई पद धारण करेंगे तब तो आपकी स्पेशल जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हम इस कानून के तहत बंधे हुए हैं। भारत में जो भी कानून व्यवस्था बन रही है तो उसका पालन करना भारत के नागरिक को उसका नैतिक कर्तव्य बनता है, मोरल ऑब्लिगेशन बनता है। तो अगर मोरल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है और बाध्यता भी है तो कोई ऐसी गलत जानकारी या बयान आप नहीं देंगे जिससे कि आपसी वैमनस्य या अपराध बढ़े, ठीक है, या फिर पब्लिक ऑर्डर में खलल बने। मान लीजिए कि आप हैं, आप बाहर जाके भाषण देने लगे धार्मिक आधार पे और बाहर जो है दंगा हो जाए तो आपको पुलिस पकड़ सकती है कि इन्होंने जो है नकारात्मक तत्व फैलाने का कार्य किया है, ठीक है। आप मान लीजिए मैं ही हूँ, बाहर जाके रोड पर यहाँ ही मान लीजिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही मैं अपने चैनल पे ही कुछ इस तरह का बात करने लगूँ जिससे जो है स्टूडेंट के बीच ही, दो धार्मिक समुदाय हैं स्टूडेंट मान लीजिए, उनके बीच ही जो है लड़ाई हो जाए, तो उस पर हमको कार्रवाई हमारे ऊपर हो सकती है कि आप बीइंग ए टीचर या बीइंग ए रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन होने के बाद भी जो है आप इस तरह का कार्य आपराधिक गतिविधि करने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे पब्लिक ऑर्डर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। ये सभी अपराध कॉग्निजेबल है जिससे पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है और इसमें 3 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। कॉग्निजेबल मतलब समझते हैं, कॉग्निजेबल मतलब कि बिना पुलिस जो है वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। 2 तरह का होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल में होता है कि पुलिस को आपके लिए जो है वारंट की जरूरत नहीं है, जैसे लग गया कि आप ये अपराध कर रहे हैं जिससे जो आपसी जो है समुदायों के बीच में दंगा भड़क सकता है या अशांति भंग हो सकता है, ठीक है, तो वो जाएगी वारंट लेने नहीं जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, आपको सीधे उठा के गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि इसके तहत अगर गिरफ्तार करती है तो ये कॉग्निजेबल है। बहुत सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें जो है पुलिस को मजिस्ट्रेट से क्या नाम है कि आपके लिए पुलिस वारंट लेना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें एक और आपको मैं सिस्टम बता दूं कि जो दिल्ली की जो पुलिस है उसके बाद मजिस्ट्रेट का भी पावर है कुछ, जैसे कुछ मामलों में अशांति भंग करने के मामलों में वो जो है मजिस्ट्रेट का पावर इस्तेमाल करती है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट पुलिस हैं, जैसे कमिश्नरेट सिस्टम है दिल्ली में, बहुत सारे स्टेट पुलिस जो होती है उनको कमिश्नरेट पावर नहीं मिलता, जैसे कि हालांकि बहुत सारे स्टेट में भी अब बहुत सारे शहरों में दिल्ली वाली सिस्टम हो गया, जैसे यूपी में आपको लखनऊ में हो गया, बनारस में हो गया, कानपुर में हो गया, ऐसे गुड़गांव में भी है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। बहुत सारे अभी जो है बड़े शहर होने के बाद भी अभी भी पुरानी व्यवस्था चल रही है, ठीक है। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। अब आते हैं अगले पे, ऑनलाइन हेट स्पीच और आईटी एक्ट के सेक्शन 66A का समाप्ति होना है, ठीक है। आप जानते हैं कि सालों तक आईटी एक्ट के सेक्शन 66A इस्तेमाल ऑनलाइन हेट स्पीच पर केस चलाने के लिए किया जाता था। सालों तक आईटी एक्ट का ये बहुत जो है आईटी एक्ट आप सुने भी होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 66A जानना भी चाहिए। पहले इसको जो है इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होती थी, ठीक है, और इस पर बहुत सारा सरकार की भी कभी कभी आलोचना हो जाती थी कि मतलब अगर आप कुछ ऐसी भी बात बोल रहे हैं, अब इसमें क्या हेट स्पीच है क्या नहीं हेट स्पीच है इस न्यायालय तय करता था, लेकिन कार्रवाई हो जाती थी। अब देखिए क्या किया, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ न होने और गैर संवैधानिक होने की वजह से रद्द कर दिया, जिससे डिजिटल रेगुलेशन में कमी आ गई। अब देखिए कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि ये जो कानून है स्पष्ट नहीं है और गैर संवैधानिक है। हाँ, अब मतलब इसके तहत जो गिरफ्तारी हो रही है अवैधानिक है, तो इसलिए ये कानून ही जो है रहेगा ही नहीं, कानून को खत्म कर दिया आईटी एक्ट का। हाँ, तो इसके प्रावधान जो है स्पष्ट नहीं थे, ठीक है। हालांकि जितने भी हेट स्पीच पहले होते थे या हेट स्पीच है या नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट तय करता था, तो उसको जो है कभी कभी जो है मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो मतलब सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सरकार को लगा कि नहीं यार ये तो गवर्नमेंट की आलोचना कर रहा है, देश की आलोचना कर रहा है, तो वो हेट स्पीच के अंतर्गत आपको गिरफ्तार भी कर सकती थी। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2015 में खत्म कर दिया। ये भी एक आवश्यकता ऐसी है कि हमारे पास स्पष्ट कानून नहीं। अभी तक आपने देखा बीएनएस के सारे मतलब भारतीय न्याय संहिता से जितने भी प्रावधान थे अभी तक जिसके तहत हेट स्पीच या हेट क्राइम को टारगेट किया जाता है, हेट स्पीच या हेट क्राइम को कंट्रोल किया जाता है, अभी आपने बीएनएस को देखा, बीएनएस के सारे प्रावधानों को मैंने समझाया, फिर आप आईटी एक्ट के बारे में भी देखा है। तो ये सारी जो हमारे कानून में जो कमियां हैं
उस कमियों के कारण ही जो है कर्नाटका ने एक अलग से कानून लाया, कि अभी लाया है, मतलब अभी पारित नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा में इसलिए आ गया कि भाई हेट स्पीच के अलग से हम बीएनएस में हम प्रावधान किए ही हुए हैं, लेकिन स्पष्ट प्रावधान नहीं होने की वजह से अभी तक आपने देखा, यही कारण है। अब हम लोग आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या नजरिया रहा है हमेशा हेट स्पीच को लेकर। हेट स्पीच को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट का बदलता रुख, ठीक है। अभी तक ने आपने क्या देखा कि कर्नाटका ने पेश किया, फिर मैंने समझाया कि भारत में जो अभी जो कानून है वो स्पष्ट रूप से हेट क्राइम या हेट स्पीच को परिभाषित नहीं करते हैं, हालांकि कुछ कानून भारतीय न्याय संहिता में है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। जो प्रमुख कानून था 2015 में आईटी एक्ट को हटा दिया गया। अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को किस तरीके से उसके अपने नजरिया में परिवर्तन आता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के सालों में हेट स्पीच से निपटने के लिए एक प्रोएक्टिव लेकिन बदलता हुआ तरीका अपनाया है। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में नफरत का माहौल है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस चीफ को शिकायतों का इंतजार किए बिना हेट स्पीच के खिलाफ खुद को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। चेतावनी दी कि कार्रवाई न करना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, एक बार तो ये कह रहा है कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है 2022 में तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। हर प्रदेश के जो पुलिस चीफ होते हैं, यानी पुलिस महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को यह चेतावनी दी। वहीं जो है 2023 में यह निर्देश 2023 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया। हालांकि इसे लागू करने में जल्द ही मुश्किलें सामने आई। 2022 में सारे राज्यों को दिया गया, 2023 में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हेट स्पीच को डिफाइन करना और अपने आप में मुश्किल है और कानूनी कमियां नहीं बल्कि इसे लागू करने में नाकामी ही मुख्य रुकावट थी, ठीक है। हालांकि 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच की हर घटना पर नजर रखने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हर घटना पर नजर नहीं रख सकती, और बताया कि पुलिस और हाई कोर्ट कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। बेंच ने 2018 के तहसीन पूनावाला जजमेंट में जिक्र किया जिसमें भीड़ की हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए नोडल अधिकारियों की जरूरत होती है, और इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा फ्रेमवर्क का पालन किया जाना चाहिए। उसने जो है 2018 के तहत तहसीन पूनावाला जजमेंट का जिक्र किया, जिसमें जो है मौजूदा फ्रेमवर्क का पालन करना जरूरी है और साथ ही जो है एक नोडल अधिकारियों की जरूरत है ताकि इसके तहत कार्रवाई किया जा सके और इसको देखा जा सके, ठीक है। तो कुल मिलाजुला के सुप्रीम कोर्ट के नजरियों को भी आपने समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या था और किस तरह से जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को देखते हुए उसने नए तरीके से उसमें 2018 में जो है तहसीन पूनावाला जजमेंट दिया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, ये सारी चीजों को आप समझ गए कि कानून क्या है, जजमेंट क्या है, आईटी एक्ट क्या था, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया था। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है कि भारत में हेट स्पीच को फॉर्मल तरीके से डिफाइन करने की पिछले कोशिशें कितनी हुई हैं। हेट स्पीच की एक साफ कानूनी परिभाषा बनाने की कोशिशें सालों से चल रही हैं, ठीक है। सालों से चल रही है कि एक स्पष्ट परिभाषा हो ताकि कानून का मिसयूज ना हो। देखिए 2017 में लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट, अब नोट कर लीजिए कि कभी पूछ सकता है ये पीटी एग्जामिनेशंस में कि 2017 में लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में आईपीसी में सेक्शन 153C और 505A जोड़ने की सिफारिश की थी ताकि नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने की क्रिमिनल बनाया जा सके, जो मौजूदा पब्लिक ऑर्डर प्रोविजन की तुलना में ज्यादा सटीक फ्रेमवर्क देता है। हालांकि आईपीसी की जगह जो है बीएनएस ला दिया गया, लेकिन लॉ कमीशन 2017 में ये अपनी 267वीं रिपोर्ट में ये दिया था कि आईपीसी के में 153C जोड़ा जाना चाहिए और 505 जोड़ना चाहिए ताकि जो नफरत फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ उनको जो है क्रिमिनल बनाया जा सके और पब्लिक ऑर्डर की प्रोविजन की तुलना में ज्यादा सटीक फ्रेमवर्क बनाया जा सके। समझ पा रहे हैं आप? तो अब क्या हुआ कि 2022 में द हेट स्पीच एंड द हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल नामक एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया गया था। हालांकि बिल कभी भी पास नहीं हुआ और भारत में अभी भी हेट स्पीच की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, ठीक है। ये आपको कानूनी आवश्यकता है और कानून को आपने पूरा का पूरा समझा कि हेट स्पीच को लेके भारत में क्या प्रावधान है, क्या प्रावधान किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया, तीन चीजों पे हमने चर्चा किया। अब हम आते हैं कि कर्नाटक का प्रस्तावित हेट स्पीच बिल क्या है। अब इसमें क्या कड़े कानून हैं, क्या प्रावधान है, उसको आप समझ लीजिए।
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि परिस्थितियां क्या हैं और क्यों कानून लाया गया। परिस्थितियों के बारे में मैंने जिक्र कर दिया, अब कानून क्यों लाया गया वो भी आप समझ गए। अब कानून में क्या है, अगला सवाल आता है, तो हम इस पे आते हैं। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने खास तौर पर हेट स्पीच को टारगेट करने वाला कानून पेश किया है। यह लॉ कमीशन की सिफारिशों 2022 के प्राइवेट मेंबर बिल से प्रेरित है। यानी लॉ कमीशन जो 2017 में जो हुआ था, 2017 में लॉ कमीशन ने जो बताया था, ठीक है, और 2022 में जो है द हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल नामक एक बिल लाया गया था प्राइवेट मेंबर के द्वारा राज्यसभा में, लेकिन वो बिल कभी पारित नहीं हो सका। तो कहने का मतलब है कि जो दो आधार था, उन दो आधारों पर कर्नाटक सरकार ने अपना जो है बिल लाने का आधार बनाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है वो हम समझ लेते हैं। बिल के मुताबिक हेट स्पीच कोई भी ऐसी बात है जिससे धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, विकलांगता के आधार पर किसी व्यक्ति या ग्रुप को चोट पहुंचे या वैमनस्य पैदा हो। अब देखिए ये एकदम स्पष्ट क्लियर कर दिया कि कोई भी हेट स्पीच वही होगा जिससे धर्म, नस्ल, जाति, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन और विकलांगता के आधार पर किसी व्यक्ति या ग्रुप को चोट या वैमनस्य पैदा हो। मतलब इन आधारों पर अगर किसी व्यक्ति को आप चोट पहुंचाते हैं, बोलते हैं या उससे वैमनस्य फैलता है, तो अब देखिए सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी इसने शामिल कर दिया। ठीक है, खास तौर पर यह प्रोटेक्टेड कैटेगरी को बढ़ाकर जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी शामिल करता है, जो आईपीसी और बीएनएस के मौजूदा सुरक्षा उपायों से कहीं ज्यादा है। ठीक है, एक खास बात यह है कि कलेक्टिव लायबिलिटी की शुरुआत अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हेट स्पीच की जाती तो उस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे लोगों को भी दोषी ठहराया जा सकता है। मतलब कि इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लायबिलिटी डाल दी गई है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, मान लीजिए कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इन आधारों पर किसी धर्म के लोगों को या किसी जाति के लोगों को टारगेट करता है और हेट स्पीच फैलाने का कार्य करता है, तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, शुरू में मैंने इसको चर्चा किया, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा बिल राज्य सरकार को हेटफुल माने जाने वाले ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने, हटाने का अधिकार देता है, जिससे डिजिटल स्पीच पर रेगुलेटरी पावर मिल जाती है, जो नेशनल लॉ के तहत साफ तौर पर नहीं दी गई है। बिल में सख्त सजा का प्रावधान है। ठीक है, नेशनल लॉ जो बीएनएस में जो प्रावधान है उससे अलग ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पहली बार अपराध करने पर 1 से 7 साल की जेल है और 50,000 का जुर्माना है। ठीक है, अगर पहली बार अपराध करते हैं। दोबारा अपराध करने पर 2 से 10 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना है। ठीक है, अपराध कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फर्स्ट क्लास वाला ट्रायल किए जा सकते हैं। ठीक है, कितना कड़ा प्रावधान है। बिल पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजा देना जरूरी करता है या उन मटेरियल, किताबें, पैम्पलेट, आर्टवर्क वगैरह को भी छूट देता है जो पब्लिक की भलाई के लिए पब्लिश किए गए साबित हुए हैं। मतलब ऐसे मटेरियल जो पब्लिक की भलाई के लिए किए गए हैं उनको भी कैटेगराइज करता है, ताकि उसको मान लीजिए आप किताब एक निकालें, ठीक है, उस किताब में कुछ ऐसी बातें बोले हैं आप जिससे वो इसमें इसके तहत नहीं आता है। अगर परिभाषित कर देगा तो इसके तहत नहीं आएगा, अगर परिभाषित ही नहीं करेगा तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मान लीजिए कि बोलते बोलते आदमी बोल जाता है तो वो आलोचना उसको मानेगा, तो आलोचना मानेगा तो फिर इसके तहत आपकी तहत कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए इसने ऐसे किताबों और मटेरियल को कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, ताकि उसको लेके किसी प्रकार का दुविधा ना हो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसी के साथ जो है यह टॉपिक हमारा आज जो है समाप्त होता है। यह टॉपिक जो है आपको भारत में जो हेट स्पीच है या हेट क्राइम है उसके बारे में एक स्पष्ट नजरिया दिया होगा कि क्या हमारे कानून में क्या प्रावधान है और क्या कमियां हैं कानून में, और किस तरीके से जो है आईटी एक्ट का 66A हटा दिया गया, उसके बाद किस तरह की जो है डिजिटल रेगुलेशंस में कमियां, दिक्कतें आने लगी। तो ये सारी कमियों को देखते हुए कर्नाटक ने जो हेट क्राइम का जो विधेयक पेश किया है उसमें बहुत सारे प्रावधान इस तरह के शामिल किए हैं जो कानून में जो कमियां उसको वो दूर करने का प्रयास करता है। तो आज के लिए यही आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी रुचिकर टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।